हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारा एनसीईआरटी बेस्ड जो एक एमसीक्यू सीरीज चल रही है उसको हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं, इस सीरीज के अंदर में हम ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी दोनों पर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। और ये वो क्वेश्चन है आपके जो मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया तो 2025 के अंदर में कम से कम 10 एग्जाम्स जो है वो आप आराम से निकाल सकते हो। तो आप इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिए और लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछूंगा, उनको भी आप आंसर जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं एक यहां पर मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही सुंदर सा कोट शेयर करना चाहूंगा कि जीत लो हर लम्हा, बीत जाने से पहले लौटकर यादें आती है, वक्त नहीं। तो आप लोगों को जो है फ्रेंड्स इस वक्त का जो है बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना है। एक चीज याद रखना कि 2025 अभी शुरू ही हुआ है। अगर आपने सही से इसका इस्तेमाल कर लिया तो बहुत अच्छे से आप बहुत सारी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। कितने लोग एग्री करते हो? बताइए जल्दी से, कितने लोग एग्री करते हैं? हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी जल्दी से और लिख देंगे एग्री सर। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, हाथ ऊपर कर दीजिएगा जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया है। ये पूरा का पूरा सेशन उन लोगों को समर्पित। जहां भी शेयर कर सकते हो फ्रेंड जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी शेयरिंग ही हमें मोटिवेशन देती है कि और ज्यादा आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत कर सके। ओके, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। पहले क्वेश्चन के अंदर में यहाँ पर मैं बोला गया है कि कालिदास जी ने मालवी का अग्निमित्रम नाम से एक बुक लिखी है। ठीक है, मालवी का अग्निमित्रम। ओके, मालवी का अग्निमित्रम, इसके अंदर में अग्निमित्र नाम का एक पात्र है। ओके, तो ये कौन से वंश से संबंधित है? उन्होंने क्या किया, कालिदास जी तो थे आपके 5वीं शताब्दी के। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उनसे पहले का जो है 200-300 साल पहले जो है एक वंश हुआ करता था। उस वंश के जो राजा थे, ठीक है, उनको पात्र लेकर, उनको मतलब किरदार लेकर एक कहानी लिखी मालवी का अग्निमित्रम नाम से। ठीक है, तो ये जो है ये शुंग वंश का शासक था। ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, शुंग वंश का शासक था। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, शुंग वंश का शासक। तो इस कहानी के उन्होंने बताया कि किस तरीके से मालविका और अग्निमित्र उनके बीच में प्रेम प्रसंग था, और प्रेम प्रसंग के ऊपर में पूरी की पूरी कहानी है ये। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स मेघदूत भी एक प्रेम प्रसंग के ऊपर में कहानी है कालिदास जी की। अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये भी एक प्रेम प्रसंग पर आधारित है। कुमार संभव प्रेम प्रसंग, मतलब कालिदास जी बड़े मतलब रोमांटिक टाइप के इंसान रहे होंगे अपनी जिंदगी के अंदर में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है, ठीक है, उनके 9 रत्नों में से एक थे कालिदास जी। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। ये यूपी टेट के अंदर में आया था क्वेश्चन, आप लोग यूपी के सुपर टेट के अंदर में, यूपी सुपर टेट के अंदर में ये याद रखना आप लोगों ने। आया था कि नहीं आया था ये क्वेश्चन, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कितने लोगों को याद आ रहा है? ठीक है, अगर किसी ने वो क्वेश्चन देखा हो तो, भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? ठीक है, ये कहा जाता है कालिदास जी को। उनकी एक और रचना थी जिसका नाम है, ठीक है, रघुवंश। तो रघुवंश जो है कालिदास जी की अंतिम और सबसे लोकप्रिय रचना है, कालिदास जी की रघुवंश। इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लिखेंगे। ठीक है, एक चीज लिखिए आप लोग, मेघदूत किसने लिखी है? ठीक है, अच्छा एक चलो एक एजुकेटेड गेस लगाओ आप लोग कि ये सारी की सारी रचनाएं कालिदास जी ने कौन सी भाषा में लिखी होंगी? ठीक है, मराठी, पंजाबी, गुजराती, इंग्लिश, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, कौन सी भाषा में लिखी थी उन्होंने? बताइए सर, कोर्स कैसे ले सकते हैं, गाइड कीजिए। ट्रू स्पोर्ट्स जी, देखिए नीचे में एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दोगे ना आप, तो भी आपकी टीम आपको मदद कर देंगी पूरी तरह से। अगर कॉल ना लगे तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉल कर रहे हैं एक साथ आज भी। ठीक है, हजारों बच्चों के एक साथ कॉल आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है। ओके, तो यहाँ पर मैं संस्कृत भाषा के अंदर में उन्होंने लिखा था, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो संस्कृत भाषा के अंदर में लिखते थे, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी लोग। ओके, संस्कृत भाषा के अंदर में कालिदास जी। ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी भाषा के अंदर में उन्होंने लिखा था, संस्कृत में। नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इतना बड़ा क्वेश्चन है कि आप लोगों को जो है उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़िए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों को अगर दिख पाए, या हल्का सा इसका फॉन्ट हम छोटा कर दें। ठीक है, देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दिया है आपको, ये पैराग्राफ पढ़ना है। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शनों के दौरान लाहौर में हुए पुलिस लाठीचार्ज में वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप नवंबर 1928 में उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उन पर लाठीचार्ज के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारी को भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मारकर उड़ा दिया था। उड़ा दिया था मतलब ऐसा हवा में नहीं उड़ा दिया था उन्होंने, उड़ा दिया मतलब वो भाई वाला उड़ा दिया। ठीक है, डायरेक्टली, ठीक है, मार दिया वो वाला है। ठीक है, एग्जामिनर भाई भी देखो ना, मतलब खतरनाक उड़ा दिया वाला, उसने शब्द भी क्या दिया, उड़ा दिया करके। अबे मार दिया बोल देता भाई, मतलब एग्जामिनर भी
मेरे को लग रहा है कि बॉलीवुड पिक्चर देख देख के आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पर मैं बात किसके बारे में हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, लाला लाजपत राय की। तो लाला लाजपत राय जो है 1928 के अंदर में साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, साइमन कमीशन आया था भारत के अंदर में, भारत का पॉलिटिकल भविष्य निर्धारित करने कि भारत में अब कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, कौन से कानून लागू होने चाहिए, ये सारी चीजें जांच करने के लिए साइमन कमीशन भारत में आया था। तो साइमन कमीशन का विरोध हम क्यों कर रहे थे, क्योंकि इस पूरे कमीशन में 7 लोगों में से कोई भी इंडियन नहीं था, सारे के सारे गोरे लोग थे। मतलब गोरे होने से हमको कोई दिक्कत नहीं थी, हम जलते नहीं है गोरे लोगों से। बात ये थी कि इंडियन नहीं था उसके अंदर में। नहीं तो बोलोगे कि सर अपन लोग जलते हैं क्या गोरा होने से, अपन काले हैं तो। नहीं भाई, हम नहीं जलते। ठीक है, बात ये है कि ये सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, इंडियन एक भी नहीं था इनमें से। ठीक है, तो इसी वजह से इसका विरोध किया जा रहा था कि भाई इंडिया का भविष्य निर्धारित हो रहा है, लेकिन इंडिया के लोगों से ही नहीं पूछा जा रहा, इंडिया को शामिल नहीं किया गया। तो सभी तरफ में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा था। तो लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, तो लाठीचार्ज हुई, लाठीचार्ज में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने। अगर फ्रेंड सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया है वो हाथ एक बार ऊपर कर देंगे, क्योंकि ये पूरा सेशन, ठीक है, आप लोगों का मैं कंटिन्यूअसली स्टैटिस्टिक्स की तरफ में देख रहा हूँ। जितना ज्यादा आप शेयर कर रहे हो, जितना ज्यादा जितने सारे ग्रुप्स के अंदर में आप लोगों ने शेयर किया है, ठीक है, जितना ज्यादा यहाँ पर शेयरिंग का डेटा आ रहा है, उतना ज्यादा मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हो इस सेशन को। तो हर एक बच्चा अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के शेयर करते रहेगा जल्दी जल्दी से। ठीक है, चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर मैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑथर्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की कौन सी रचना नहीं है? ओके, बताइए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को 4 पुस्तकें दी है। मलिक मोहम्मद जायसी ये वही व्यक्ति है जिसने एक जो है भसड़ मचाई थी, एक पुस्तक लिखी उसने। ठीक है, अपने जीवन के काफी सालों बाद, ठीक है, वो घटना घटने के कई सालों के बाद में वो उसने लिखी। अब उसको पता नहीं कि भाई वो सही भी थी या नहीं थी करके घटना, या अगर वो घटना थी भी तो उसमें जो उसने लिखा है चीजें वो सही सही हुआ था कि नहीं। जैसे पद्मावत उसने लिखी, ठीक है, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है। आखिरी कलाम उसने लिखा है। अखरावट करके एक पुस्तक है उसने लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। लेकिन कादम्बरी नाम की जो पुस्तक है ना, ये एक और गंजेड़ी इंसान था दूसरा, उसका नाम था बाण भट्ट। बाण भट्ट उसने लिखी है। ये हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। ठीक है, हर्षवर्धन का दरबारी कवि था ये। अब मैंने इसको क्यों कहा कि भाई ये सस्ते नशे करता था, बाण भट्ट। बाण भट्ट ने हर्षचरिता नाम की एक और पुस्तक लिखी है बाण भट्ट ने। उसके अंदर में उसने जो है जो हर्षवर्धन या वर्धन वंश का जो सबसे पहला शासक है उसको बताया। पुष्यभूति नाम का एक राजा था, वहां से वंश स्टार्ट हुआ है। बाण भट्ट ने हर्षचरिता में लिखा है। इसको छोड़कर, बाण भट्ट की हर्षचरिता को छोड़कर सारे जितने रिकॉर्ड्स हमको मिले, चाहे जितनी कोई लिखावट मिली है, कोई शिलालेख मिला है, अभिलेख मिला है, सब में पता चलता है, ठीक है, नरवर्धन जो है उसके पहले शासक थे करके। ठीक है, बाण भट्ट को छोड़कर बाकी सब जो है वो अलग इंसान को बता रहे। बाण भट्ट बोलता कि पुष्यभूति वर्धन था करके। ठीक है, इसी वजह से। ओके, चलिए, तो भाई हो सकता है कि उस समय होश में नहीं होगा वो लिखते समय। चलो जो भी बात रही हो, ठीक है। तो कादम्बरी नाम की पुस्तक जो है ये बाण भट्ट ने लिखी है, ये याद रखना है आप लोगों ने। हर्षवर्धन के दरबार में दरबारी कवि था कादम्बरी नाम की पुस्तक लिखने वाला। बाकी आखिरी कलाम, अखरावट और पद्मावत ये किसने लिखी है? ये लिखी है मलिक मोहम्मद जायसी ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। ठीक है, पूछा जाता है अक्सर मलिक मोहम्मद जायसी, इसने ये जनरली पूछा जाता है पद्मावत नाम की पुस्तक किसने लिखी है, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी है, ये याद रख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, दिल्ली सल्तनत के लास्ट लास्ट के अंदर में था वो। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, ऑन विच रिवर इज भाखरा नांगल प्रोजेक्ट बिल्ट? भाखरा नांगल प्रोजेक्ट जो है कौन से नदी के ऊपर में बना है? एक बार जितने भी बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हो कि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूं तो जल्दी जल्दी से शेयर कर देंगे फ्रेंड्स, जहां भी शेयर कर सकते हो आप लोग। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स भाखड़ा नांगल डैम की, तो भाखड़ा नांगल डैम जो है ये सतलुज नदी के ऊपर में बना हुआ है। अब ये सतलज नदी में भी कौन से वाले जो है राज्य में बना है, तो आपको याद रखना है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की बॉर्डर पर है। लेकिन है कौन से साइड में? बॉर्डर में भी हिमाचल प्रदेश वाले साइड के अंदर में। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर में ये याद रखना है आप लोगों ने, सतलज नदी के ऊपर में बना है भाखड़ा नांगल डैम। अच्छा, एक और क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है फ्रेंड्स, उसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। भाखड़ा नांगल डैम की वजह से एक तालाब बना है, उस तालाब का नाम बताना है आप लोगों ने। ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। भाखड़ा नांगल डैम की वजह से जो तालाब बना, देखो अब ये नदी जा रही थी, तो मैं तो रास्ते से जा रही थी, भेलपुरी खा रही थी,
ठीक है, ये डैम बना के रोक लिया। अब ये पानी जो है कहीं ना कहीं तो जमा होगा, तो ये जो डैम बन गया, जलाशय बन गया, उसका नाम क्या है? तो गोविंद सागर जलाशय। ठीक है, गोविंद सागर डैम जो है ये बन गया यहाँ पर में। कौन सा? गोविंद सागर, गोविंद सागर। ठीक है, गोविंद सागर लेक बन गया वहां पर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, गोविंद सागर लेक। ये भाखड़ा नांगल डैम की वजह से बना है गोविंद सागर लेक। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है, तो प्लीज याद रखिए। हर कोई बच्चा लिख दीजिए, भाखड़ा नांगल डैम की वजह से कौन सा वाला लेक बन गया? तो भाखड़ा नांगल डैम की वजह से बन गया है गोविंद सागर लेक। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है। पीएसपीसीएल की एग्जाम हुई थी अभी थोड़े दिन पहले, ठीक है, उसके अंदर में भी ये क्वेश्चन आया था, और उससे पहले कई सैकड़ों एग्जामों के अंदर में पूछा जा चुका है अब तक। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोगों ने, गोविंद सागर लेक। ठीक है, तो सतलज नदी के ऊपर में बना है भाखड़ा नांगल डैम। अच्छा, भाखड़ा नांगल डैम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, कि भाई कौन से राज्य के अंदर में, तो याद रखना कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर पर, लेकिन हिमाचल वाले साइड के अंदर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो आप लोग भाखड़ा नांगल डैम। ये यहाँ पर में, ये हिमाचल प्रदेश है, उनके बॉर्डर पर है पंजाब और हिमाचल प्रदेश की, लेकिन हिमाचल वाले साइड में भाखड़ा नांगल। टेहरी डैम कौन से राज्य में, जल्दी बताओ ये कौन सा वाला डैम होगा, कौन सा राज्य है? ठीक है, और मुझे बताओ कि ये सलल प्रोजेक्ट है, सलल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट आप लोगों के एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। ठीक है, आप लोगों से डायरेक्टली पूछा जाएगा, सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन से नदी के ऊपर में बना हुआ है? एनसीईआरटी के अंदर में मेंशन पॉइंट है, तो प्लीज इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ठीक है, तो चेनाब नदी के ऊपर में बना हुआ है, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, जम्मू कश्मीर में सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट चेनाब नदी पर है, चेनाब, चेनाब रिवर। प्लीज इसको याद रखना है, सलल प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में लिख दो इसको, एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली सलल प्रोजेक्ट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके बाद में टेहरी डैम हम लोगों ने देखा था, टेहरी डैम, तो टेहरी डैम उत्तराखंड के अंदर में है, उत्तराखंड के अंदर में। ओके, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, भागीरथी नदी के ऊपर में बनाई है, भागीरथी नदी के ऊपर। ठीक है, 1000 लाइक से केवल और केवल 40 लाइक्स हम लोग दूर है फ्रेंड्स। ठीक है, सारे बच्चे अगर एक साथ जल्दी जल्दी से अपना रिस्पॉन्स देते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि हम बहुत तेजी से जो है हमारे टारगेट्स को अचीव कर लेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ ये चीज थी आपकी। आगे में भी मैं आपको बताऊंगा, नागार्जुन सागर डैम जो है ये कृष्णा नदी के ऊपर में बना है, ये भी याद रखना है। अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू भी आप लोगों को याद कराऊंगा। अच्छा, रेगिस्तान आपको पता है फ्रेंड्स कि जहां पर में पानी कमी होती है उसको रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई एक ऐसी जगह हो जहां पर में बहुत ज्यादा पानी की कमी हो, तो उसको क्या कहा जाएगा? ड्राईएस्ट डेजर्ट, मतलब सबसे शुष्क, सबसे सूखा रेगिस्तान। तो सबसे सूखा रेगिस्तान या मरुस्थल कौन सा है, ये आप लोगों को बताना था। ठीक है, जल्दी जल्दी से आंसर करते रहेंगे आप सभी लोग। 1000 से ज्यादा लाइक्स आपने कर दिया, 1150 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, जल्दी से। ठीक है, केवल 12 मिनट के अंदर में अगर आप लोगों ने ये कर दिया, तो हम लोग 30 मिनट के अंदर में 2000 का आंकड़ा पार कर सकते हैं, अगर हर एक बच्चे ने जो है अपना अपना योगदान दे दिया। जल्दी से बताइए, सहारा नहीं है, आटाकामा डेजर्ट है, आटाकामा। हर बच्चा लिखेगा आटाकामा डेजर्ट। ठीक है, ये सबसे ज्यादा शुष्क, सबसे सूखा रेगिस्तान है। ये कौन से महाद्वीप के अंदर में मिलेगा? चलो अब ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि कौन से महाद्वीप में मिलेगा। अगर मैं आपको बताऊं आटाकामा डेजर्ट, ठीक है, मैप के थ्रू, तो मैप में भी आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि ये जो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, देखिए ये हमारा एशिया है, ये हमारा प्यारा सा भारत। ठीक है, इधर साइड में आइए आप लोग, यहाँ पर में है दक्षिणी अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर में है आटाकामा डेजर्ट, दुनिया का सबसे सूखा रेगिस्तान। ठीक है, सबसे सूखा, सबसे गर्म की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर में सबसे सूखे की बात कर रहे हैं। तो आटाकामा डेजर्ट सबसे सूखा रेगिस्तान है। कौन से वाले महाद्वीप में? सभी लोग लिखेंगे साउथ अमेरिका, लिखो सभी लोग, साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका के अंदर में है। अच्छा, एक और ऑप्शन में आप लोगों का, ठीक है, यहाँ पर में गोबी डेजर्ट भी दिया हुआ है। मुझे बताओ गोबी डेजर्ट कौन से महाद्वीप के अंदर में मिलेगा? बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, 1000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का जिन्होंने भी सेशन को लाइक कर दिया है। ये बताइए आप लोग कि गोबी डेजर्ट जो है आप लोगों का, ये आपका कौन से महाद्वीप के अंदर में मिलेगा आपको? तो ये एशिया में है। ठीक है, ये एशिया में है, ये याद रखना है आप लोगों ने। आटाकामा कहां पर में है, ये आप लोग कमेंट करके लिखोगे। ठीक है, गोबी डेजर्ट मैं आपको मैप में दिखा दूं अगर यहाँ पर में, तो देखिए यहाँ पर में गोबी डेजर्ट मंगोलिया और चाइना की बॉर्डर पर है। ठीक है, मंगोलिया और चाइना की बॉर्डर के ऊपर में यहाँ पर मैं आपको दिखेगा, मंगोलिया और चाइना पे। यहाँ पर में मंगोलिया है और यहाँ पर में चाइना भी है, तो मंगोलिया और चाइना के अंदर में फैला हुआ है गोबी डेजर्ट, एशिया के अंदर में। इसको याद रखिएगा आप सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये टकला मकान जो है, टकला मकान जो है ये पूरा चाइना में है, टकला मकान मरुस्थल। ओके, चल आगे बढ़ते हम लोग। जो है फ्रेंड्स, सहारा रेगिस्तान आप लोगों को पता है अफ्रीका के अंदर में है, और कालाहारी और नामीब दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से के अंदर में। कालाहारी एचटेट की एग्जाम के अंदर में आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, कि कालाहारी डेजर्ट कहां पर में है, तो कालाहारी डेजर्ट अफ्रीका के दक्षिणी हिस्से के अंदर में है। ठीक है, चलिए गुड। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। भाभर, एलुवियल प्लेन और तराई,
ये 3 इंपॉर्टेंट जोन है उत्तरी भारत के अंदर में। आपको बताना है कि ये कहां पर में आप लोगों को जो है इनका करेक्ट ऑर्डर आप लोगों को लगाना है। जल्दी बताएंगे आप लोग सभी लोग, करेक्ट ऑर्डर क्या है इनका? देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट की, तो मैं आपको एक एक करके चीज बताता हूँ, ठीक है? ध्यान से समझना आप लोग। देखिए, ये है हिमालयन क्षेत्र, ठीक है? हिमालय हमारे भारत के अंदर में, यहाँ ये अगर हमारा भारत है तो यहाँ पर में हिमालय है पूरा, तो ये हिमालयन रेंज है। हिमालय के जस्ट नीचे में पथरीली भूमि, क्योंकि हिमालय जो है उसके कंकड़ पत्थर जो टूट के आते हैं वो यहाँ पर में पूरे बिछे हुए हैं। इस एरिया को कहा जाता है भाभर का एरिया। क्या कहा जाता है? भाभर। हिमालय की जो सबसे नीचे वाली श्रेणी है उसको शिवालिक रेंज बोलते हैं। हिमालय भी 3 श्रेणियों में बटा हुआ है, तो सबसे नीचे वाला जो भाग है हिमालय का, ठीक है, उसको शिवालिक रेंज बोलते हैं। उसके नीचे में जो है वो पथरीली भूमि है, उसको भाभर बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? भाभर आएगा। विजय सिंह जी, बैच लेना है, मैं आपको बता दूं नीचे में जो नंबर चल रहा है ना, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए, पूरी टीम आपकी मदद के लिए हाजिर है, ठीक है? क्योंकि हजारों बच्चे जो है उनको समझ में आ गया कि टीचिंग परीक्षा मतलब सफलता की गारंटी है। तो आप सभी लोग जो कॉल करें, अगर कॉल ना लग पाए तो मैसेज कर दीजिएगा, टीम आपकी मदद कर देंगी, ठीक है? उसके ऊपर में भी, व्हाट्सएप के ऊपर में भी, तो आप कॉल ट्राई कर सकते हो। नीचे दोनों नंबर चल रहे हैं आप लोगों के। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि नीचे में ये जो आप लोगों का भाभर है, ओके, भाभर, भाबर के बाद में नीचे में और आते हो आप नीचे में, तो यहाँ पर में दलदली भूमि वाला क्षेत्र आ जाता है। दलदली भूमि का क्षेत्र, उसको कहा जाता है तेराई, ठीक है? इसको क्या बोलते हैं आप? तराई का क्षेत्र बोलते हो, तराई, दलदली भूमि का क्षेत्र। तो पहले हिमालय है, हिमालय के जस्ट नीचे में है भाभर, फिर है तराई, और तराई के नीचे में यहाँ पर में जो है वो नदी के अंदर में जो बाढ़ आई हुई होती है कभी ना कभी, उनके वजह से जो जमीन बनती है उसको बोलते हैं एल्यूवियल प्लेन। ये मान लो ये हमारा हिमालय का क्षेत्र है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? उसके नीचे में ये नदियां है। अब ये नदियां जो है क्या होता है, कई बार जब ये नदियां बहती है तो अपने साथ में ये सारी चीजें उखाड़ के लेके जाएंगी। अरे बहुत दिनों तक ये नदी बहती रहेंगी तो अपने साथ में ये सारा सामान उखाड़ के लेके जाएंगी कि नहीं जाएंगी? कहा गई मैडम, नदी को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? ये देखिए यहाँ पर में, इधर में, ओके, तो ये आप देख रहे हो नदी आ रही है, और ये पूरा का पूरा जो है अपने साथ में अपने पानी के अंदर में मिला के लेकर चली जाएगी। तो अब जो है फ्रेंड्स, ये नदी जब ये मैदानी इलाके में जाएंगी तो मैदानी इलाके के अंदर में ये बाढ़ लेकर आएंगी। तो यहाँ पर में जो बाढ़ से जो मिट्टी बनती है ना, उसको बोला जाता है आप लोगों का एलुवियल प्लेन। क्या बोलते हैं उसको? एलुवियल प्लेन, जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तो सबसे पहले आप लोगों का क्या होगा? सबसे पहले आऊंगा आपका हिमालय का निचला इलाका भाभर, फिर तराई, और फिर एलुवियल प्लेन। अब चलो इस क्वेश्चन का आंसर करो आप लोग। अब आंसर आप लोग करोगे, जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से। बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? उर्दू का भी बैच चालू करो, बिल्कुल करेंगे जल्दी से ही, बहुत जल्द होने भी वाला है उर्दू का बैच भी स्टार्ट, डोंट वरी, ठीक है? संस्कृत और उर्दू दोनों हो गए स्टार्ट। तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं आपका सबसे पहले, आपको पता है हिमालयन क्षेत्र, फिर है भाभर, भाभर, ठीक है आपका, और फिर तराई है, तराई, और फिर है एलुवियल प्लेन, एलुवियल प्लेन। तो ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। कितने लोगों का सही था? हाथ ऊपर करके बता दो एक बार, मैं नाम भी देखना चाहूंगा यहाँ पर, मैं कितने लोगों ने सही आंसर लगाया है, ठीक है? जितने भी बच्चे देख रहे हैं उनमें से कितने लोगों ने सही लगाया है आंसर, मैं देखना चाहूंगा यहाँ पर। मैं हाथ ऊपर कर दो। एटलीस्ट, एटलीस्ट अब तो याद हो गया कम से कम, पहले नहीं भी लगाया होगा तो कम से कम अब याद हो गया कि पहले जो है आपका ये भाभर वाला क्षेत्र, फिर तराई वाला क्षेत्र, और नीचे में जो है वो एल्यूवियल, जलोढ़ मिट्टी वाला इलाका, मैदानी इलाका आपका, ठीक है? और मैदानी इलाका भी कैसे बना है वो मिट्टी मैंने आपको बता दिया कि नदियां है, नदियों में बाढ़ आती है तो वो फैला देती है, उससे वो मिट्टी बनती है आपकी, ठीक है? चलिए नाउ फ्रेंड्स, अब देखिए यहाँ पर में उत्तरी भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? अब ध्यान से समझना आप लोग। हिमालय का क्षेत्र है ये, हिमालय के क्षेत्र के जस्ट नीचे वाला जो इलाका है उसको क्या कहा जाता है ये बोल रहा है वो। भाई आप लोग तो आराम से बता दोगे। क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे कि हिमालय के जस्ट नीचे वाला जो समतल इलाका है उसको क्या बोला जाता है? ओके, हिमालय के जस्ट नीचे वाले क्षेत्र को, तो अभी आप लोगों को बताया कि हिमालय है, हिमालय के जस्ट नीचे में पथरीली भूमि वाला क्षेत्र जो होता है उसको भाबर कहते हो आप लोग, भाबर, ठीक है? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, यहां पर मैं फिर से एक बार देख लीजिए आप सभी लोग, ये हिमालय है, हिमालय के जस्ट नीचे में जो समतल इलाका है, ये पथरीली भूमि का इलाका है, उसको भाबर कहा जाता है। और मैं आप लोगों को एग्जाम वाले क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ठीक है? आप लोग एग्जाम्स वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो तो
कॉन्फिडेंस फील कर सकते हो आप लोग भाई। टीचिंग की कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर लोगे, आप एसएससी की एग्जाम, आप DSSS KVS कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो, यूपी PCS लेवल तक की एग्जाम आप क्लियर कर सकते हो। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। अगर पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक जरूर करते रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आप सभी लोगों ने, ठीक है। भाबर का इलाका। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, यहां पर में देखिए, ठीक है, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है। चार चीजें आप लोगों को यहां पर में सीखने के लिए मिलेंगी, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहां पर में आप लोगों का सासाराम का मकबरा, शेर शाह का मकबरा। तो शेर शाह जो है फ्रेंड्स एक शासक था जिसने जो है हुमायूं को हराया था, ठीक है। बहुत ही काबिल शासक था ये। भारत के अंदर में रुपया स्टार्ट करने का श्रेय इसी को दिया जाता है, ठीक है। रुपया, रुपया जो करेंसी है ना भारत में, मध्यकालीन भारत के अंदर में स्टार्ट करने का श्रेय शेरशाह को ही दिया जाता है। जो ग्रेट ट्रंक रोड है, GT रोड जिसको बोलते हैं, नेशनल हाईवे नंबर 1 और नेशनल हाईवे नंबर 2 मिलाकर, वो भी इसी ने बनवाया था, ठीक है। तो शेरशाह का मकबरा जो है सासाराम में है, बिहार में। सासाराम, सासाराम में रोहतास नाम का जिला है, रोहतास बिहार के अंदर में, वहां पर में आप लोगों को मिलेगा ये ये मकबरा जो है ना ये अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय का मतलब होता है ऐसा, एक, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे 8 कोनों वाला, ठीक है। तो अष्टकोणीय, 8 कोनों वाला मकबरा है। अष्टकोणीय मकबरा किसका है? ऑक्टागोनल जिसको बोलते हो आप लोग इंग्लिश में, ऑक्टागोनल। शेरशाह सूरी का मकबरा ऑक्टागोनल है, 8 कोनों वाला, ठीक है। तो सही बात है ये। हवा महल कहाँ है? जयपुर के अंदर में है, ठीक है। बुलंद दरवाजा अकबर ने बनवाया था गुजरात और खानदेश की जीत की खुशी में। गुजरात का इलाका जब जीता था उसने और खानदेश को जीता था। गुजरात और खानदेश का है, मैं बता भी देता हूँ आप लोगों को, ये इधर में गुजरात है और गुजरात के जस्ट नीचे में महाराष्ट्र में खानदेश का इलाका पड़ता है। तो इसको जब जीत कर वापस गया था तो उसने फतेहपुर सीकरी के अंदर में बुलंद दरवाजा बनाया था, बहुत बड़ा दरवाजा है वो। तो ये तीनों तो सही है। आपसे पूछा है कौन सा वाला करेक्टली मैच नहीं है, तो इत्तिमादुद्दौला का मकबरा। अब कई सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर ये इत्तिमादुद्दौला कौन है, बाकी लोगों के तो चलो नाम भी सुने थे कभी ना कभी, ये इत्तिमादुद्दौला कौन है? मैं बताता हूं आपको, बड़ी लंबी कहानी है, ठीक है, ठीक है। आपको बताता हूं मैं क्या हुआ। देखो फ्रेंड्स, बाबर का बेटा था हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का बेटा था जहांगीर। अभी जो जहांगीर था इसको एक लड़की से प्यार हुआ, ठीक है। उस लड़की का नाम था, ठीक है, नूर जहान, नूर जहान, ठीक है। नूर जहान का पहले एक पति भी था, ठीक है। बाद में इतिहासकार, कई सारे इतिहासकार लिखते हैं कि उसको मरवा दिया था जहांगीर ने, नूर जहां से शादी कर ली, फिर नूर जहां और जहांगीर की शादी भी हो गई। तो नूर जहां के पप्पा थे ये इतिमादुद्दौला, ठीक है। तो नूर जहां ने अपने पप्पा के लिए ये इतिमादुद्दौला का मकबरा बनाया था आगरा में, बुरहानपुर में नहीं बनाया था, आगरा में बनाया था। और ये भारत के अंदर में पहला मकबरा था जो मार्बल से बना था, फर्स्ट मार्बल से बना हुआ मकबरा, मार्बल से बना था जिसको, जिसमें मार्बल का इस्तेमाल किया गया हो, ठीक है। तो नूर जहां के पिता थे इतिमादुद्दौला, ठीक है। तो नूर जहां ने अपने पिता के लिए बनाया था इतिमादुद्दौला का मकबरा, ठीक है, इतिमादुद्दौला, ठीक है। इतिमादुद्दौला का मकबरा पहला जो है ये याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो ये वाला आप लोगों का बेसिकली गलत वाला पूछा है तो आप लोगों से डी है यहाँ पर में, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन और क्लियर हो गया लोगों का, भारत के अंदर में पहला जो है, बेचारे सर बैठकर पढ़ाते हैं पोडियम पर, बेचारे सर, ठीक, कोई नहीं, पढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, आपको पता है। पूरी एनर्जी, पूरा एक जो है ना बॉडी की एक एक नस, एक एक जो ये होती है जब आप बोल रहे होते हो, स्पेशली ऑनलाइन एग्जाम के अंदर में जब आपको ही बोलना है अकेला, ठीक है, तो पूरा जो मसल्स होती है पूरी टाइट हो जाती है, मसल्स हो जाती है। और जब एक बार के लिए बैठता है इंसान तो थोड़े समय के लिए तो रिलैक्स होने लग जाता है, 10 मिनट उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। देखिए इतिमादुद्दौला का मकबरा है, ठीक है, आगरा के अंदर में। आपकी क्लास में एंजॉय के साथ पढ़ते हैं, थैंक यू निधि जी। नाउ फ्रेंड्स अब देखिए यहाँ पर में 1 डिग्री ऑफ लैटिट्यूड इज इक्वल टू, अब ये लैटिट्यूड क्या होता है आप समझिए, ठीक है। ये मान लीजिए हमारी दुनिया है, ठीक है। हमने क्या किया है, हमारी दुनिया को इस तरीके से एक सर्कल बना दिया बीचों बीच में, और उसका नाम दे दिया है 0 डिग्री लैटिट्यूड, इक्वेटर बोलते हैं उसको हम। दो हिस्सों में डिवाइड हो गई हमारी पृथ्वी से, मतलब इमेजिनरी तौर पर। फिर 1 डिग्री, ठीक है, 2 डिग्री, 3 डिग्री लैटिट्यूड, इस तरीके से। तो हर एक एक डिग्री के बीच में कितना कितना किलोमीटर का फर्क है पृथ्वी के ऊपर में, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर मैं किलोमीटर में बात करूं तो किलोमीटर के अंदर में है 111 किलोमीटर का,
लेकिन अब सवाल जो है वो माइल्स में भी पूछा जा सकता है, माइल्स में कि कितना माइल है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई 111 किलोमीटर मतलब कितना माइल्स। तो प्लीज इसको भी याद रख लीजिएगा आप लोग सभी के सभी। 1364 लाइक्स हो चुके हैं, ठीक है, 1500 के हम लोग बहुत पास में पहुंच गए। जल्दी जल्दी से सभी लोग शेयर कर देंगे सेशन को, और सेशन को लाइक कर देंगे तो हम लोग जो है जल्दी जल्दी से हमारे टारगेट की तरफ में भी आगे बढ़ते जाएंगे। योर वॉइस इज हार्श टचिंग। थैंक यू महिमा उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से कमेंट के लिए। चलिए देखिए यहाँ पर मैं अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स इसका, तो आंसर क्या हो जाएगा, 69 माइल्स हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, 111 किलोमीटर या 69 माइल्स, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 1 डिग्री लैटिट्यूड का अंतर कितना होता है, 111 किलोमीटर या फिर 69 माइल्स। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का 111 किलोमीटर वाला, अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों की यूके पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस की एग्जाम हुई थी, उसके अंदर में आया था, उसका उसमें किलोमीटर में पूछा था आप लोगों से। लेकिन कभी अगर मान लो माइल्स में पूछ लिया जाए तो 69 माइल्स होता है, ये याद रख लेना आप लोग। उसके लिए आप लोग लिख लीजिए कमेंट में, ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए वो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, येलो रिवॉल्यूशन किसको बोलते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो 2-3 चीजें आपको बता रहा हूं, इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिए आप लोग। येलो रिवॉल्यूशन, पीली क्रांति किससे संबंधित है। ठीक है, पीली क्रांति। एक बार दबा के शेयर मार देंगे फ्रेंड्स। 1448 लाइक्स हो चुके हैं, 52 लाइक्स दूर है हम लोग यहाँ पर 1500 से। नाइट गेमिंग की आप रिक्वेस्ट करके देख लीजिए उनसे कि क्या वो आपको पास का कोई जिला दे सकते हैं। ठीक है, कारण आप बता दो तो क्या पता वो मान जाए। देखिए, तो येलो रिवॉल्यूशन जो है, पीली क्रांति की अगर हम लोग बात करेंगे, तो इससे ये किस चीज से रिलेटेड है, मैं आपको पूरा का पूरा पहले बताता हूं एक बार, फिर उसके बाद में मैं आपको फिर से क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप लोग आंसर करना सारे के सारे मिला के। देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे ब्लैक रिवॉल्यूशन की, ठीक है, ब्लैक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है काली क्रांति, तो पेट्रोलियम उत्पादन से रिलेटेड है। लिखते जाओ आप लोग, जो जो याद आ रहा लिखते जाओ। ठीक है, फिर अगर आपको मैं बताऊं भूरी क्रांति आप लोगों की, ठीक है, भूरी क्रांति जिसको ब्राउन रिवॉल्यूशन बोला जाता है, वो लेदर लेदर या जो चमड़े का होता है ना, चमड़े का कारीगर वगैरह जो होते हैं उनसे, और कोकोआ मतलब कि कोको जो जिससे कॉफी वगैरह बनती है, वो चॉकलेट भी बनती है उससे, उससे रिलेटेड है। गोल्डन फाइबर, आपको पता है गोल्डन फाइबर किसको बोला जाता है, गोल्डन फाइबर, ठीक है, जूट को बोला जाता है, पटसन को। तो गोल्डन फाइबर जूट के उत्पादन से रिलेटेड है। हरित क्रांति आप लोगों के खाद्य अनाज से रिलेटेड है, फूड ग्रेन से रिलेटेड है। हरित क्रांति के जनक कौन किसको माना जाता है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, देखो ये हर एक बच्चा कमेंट में लिखेगा, अगर आपको पास होना है, आप लोगों को स्कोर करना है, तो ये पॉइंट लिखो। ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से रिलेटेड है, जिसको आप लोग धूसर क्रांति बोलते हो। ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन, इसको जो है धूसर क्रांति भी बोला जाता है, धूसर। लिखेंगे सभी लोग, जो हिंदी में लिखना चाहते हैं हिंदी में लिखे ग्रे को, और जो इंग्लिश में लिखना चाहते हैं वो ग्रे लिख दीजिए। उर्वरक, जो खेतों में डाला जाता है ना, उर्वरक पैदावार बढ़ाने के लिए खेतों के अंदर में, उसको ग्रे रिवॉल्यूशन। ये हर एक बच्चे ने लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला बात बता रहा हूं आप लोगों को मैं। ठीक है, ग्रे रिवॉल्यूशन ये अक्सर पूछते हैं आप लोगों से। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों से पूछा जाता है सिल्वर फाइबर। ये देखो, ये गोल्डन फाइबर था, ये सिल्वर फाइबर है। तो सिल्वर फाइबर अगर आप लोगों से बोल दिया जाए, सिल्वर फाइबर की क्रांति, तो कपास से रिलेटेड है। ठीक है, सिल्वर फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन से रिलेटेड है। लेकिन अगर केवल सिल्वर आए, फाइबर ना आए, तो अंडा, ठीक है, अंडा, पोल्ट्री रिवॉल्यूशन, अंडे के एग रिवॉल्यूशन या पोल्ट्री रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। दोनों पॉइंट लिखो आप लोग। ठीक है, लिख देंगे आप सभी के सभी जल्दी से। ठीक है, अगर मान लो सिल्वर फाइबर आए तो क्या होगा, सिल्वर फाइबर, ठीक है, सिल्वर फाइबर, और एक को ओनली सिल्वर आए तो क्या होगा आंसर। दोनों पॉइंट बता दिया मैंने आपको। वही अगर बात करें येलो रिवॉल्यूशन की, तो ऑयल सीड प्रोडक्शन, ऑयल सीड, ऑयल सीड मतलब तिलहन, ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, तो तिलहन का उत्पादन जो है, तिलहन जो है ना, तिलहन आपको पता है तिल वगैरह होता है, उससे तेल निकालते हैं आप लोग। ठीक है, ऑयल सीड होते हैं आप लोगों का। ठीक है, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से रिलेटेड है, ये याद रखना है आप लोगों ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाने की प्रबल संभावना बनती है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर में एक एक करके करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में आप लोगों का फ्रेंड्स, ऑयल सीड। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, तिलहन के उत्पादन से रिलेटेड है, डी इज द करेक्ट आंसर। पोल्ट्री या कुकुड़ से रिलेटेड है आप लोगों का सिल्वर, सिल्वर केवल सिल्वर, सिल्वर फाइबर नहीं। ओके, सिल्वर, केवल सिल्वर। तो ऐसे आप लोगों ने याद रखना था इस पर्टिकुलर पॉइंट को। अगर आप लोग चाहोगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में आप लोगों के लिए सारे के सारे इसके ऊपर में क्वेश्चंस बना के ला सकता हूँ, एक पूरा लेक्चर, ताकि आपको हर एक चीज याद हो जाए इसके ऊपर में। जितने लोग चाहते हैं हाथ ऊपर कर देंगे, मुझे कमेंट करके बता देंगे कि सर चाहिए ये लेक्चर, मैं आप लोगों के लिए पक्का एक ऐसा लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें सारे याद करवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनाएंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए, और कंफ्यूज होंगे तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। ठीक है, चलिए
ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहा जाता है? देखिए, ज्वालामुखी का जो ऊपर वाला जो भाग होता है ना, ठीक है, ये आपका, आपको लगता होगा कि ये इस तरीके से, बट एक्चुअल में जब वो ज्वालामुखी शांत होता है तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ खड़े हुए, ठीक है, और यहाँ पर में जो है हे प्रभु, ठीक है, मैं आ रहा हूँ आपकी शरण में, आप ज्वालामुखी के अंदर में कूद गए, ज्वालामुखी शांत है, तो ऐसा नहीं होता। ये ज्वालामुखी अगर शांत है तो ये ऐसा कप शेप का बन जाता है वहां पर में, फिर जब वो फटता है ना तो ये ऐसा वापस ये इसको तोड़ के निकलता है वो लावा। ओके, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन के अंदर में क्या होता है कि ये ऐसा कप शेप का बना हुआ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? ओके, बिल्कुल, मैं मैक्सिमम लोग कह रहे हैं, बिल्कुल मैं लूंगा आप लोगों का, क्रेटर कहते हैं उसको, ये याद रखना है आप लोगों ने, क्रेटर। ओके, मैं आपको इमेज के थ्रू भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये यहाँ पर में देखिए आप लोग, ये एक वोल्केनो है, ये बाउल शेप का या कप शेप का जो एक फॉर्मेशन होता है वोल्केनो के ऊपर में, इसको क्रेटर कहा जाता है। ये एग्जाम में आपका आया हुआ, ठीक है, पीवाईक्यू है ये, इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम के अंदर में। ओके, तो क्रेटर कहा जाता है उसको, ठीक है। क्रेटर एक और तरीके से भी बनता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये सपाट जमीन है और यहां से कोई जोर से एक आया उल्का पिंड, यहां आके टकराया, तो क्या होता है, यहां पर में बड़ा सा क्रेटर बन जाता है। तो क्रेटर, उसको भी क्रेटर बोला जाता है। उल्का पिंड के टकराने से जो बड़ा सा गड्ढा बन जाता है उसको भी क्रेटर कहते हैं। और ज्वालामुखी के ऊपर में जो कप आकार का या बाउल शेप का जो एक स्ट्रक्चर होता है उसको भी क्रेटर कहते हैं। तो ये दोनों चीजें आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। लोनार जो है ना झील आपकी, वो क्रेटर है एक तरीके का, ठीक है। वो एक उल्का पिंड के आने के से टकराने की वजह से बनी थी लोनार झील। अब किसी ने लोनार झील का नाम लिया तो भाई टीचिंग परीक्षा है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना तो बनता है, ठीक है। तो लोनार झील कौन से राज्य में, जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे। लोनार लेक, ठीक है, लोनार लेक कौन से राज्य के अंदर में है, आप लोग बताएंगे मुझे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, कौन से राज्य में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाती है, कौन से देश में से नहीं जाती। चलो राज्य का नाम लिए थे तो राज्य भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। 8 राज्य जिनमें से जाती है, तो 8 राज्यों के नाम भी बता दूंगा आपको। जल्दी बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स कर्क रेखा की, तो कर्क रेखा जो है, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है कि ये अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 0 डिग्री वाला, तो यहां से 23.5 डिग्री वाली जो लाइन जाती है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाली लाइन, उसको कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है। इस लाइन को कर्क रेखा कहा जाता है, ठीक है, कर्क रेखा कहा जाता है। अब ये कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना है 16 देशों में से जाती है, 16 कंट्रीज में से, ठीक है, 16 कंट्रीज उनमें से जाती है। मैं आपको दिखा भी देता हूं यहाँ पर मैं मैप के अंदर में, ये 16 कंट्रीज है जहां पर में से कर्क रेखा जाती है, ठीक है। अब आप एक मेरे को चीज बताओ, ठीक है, कर्क रेखा, ठीक है, ये इक्वेटर के ऊपर में होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, इक्वेटर के ऊपर में, ये यहाँ पर में इधर साइड में से जाती है। अगर आपको एजुकेटेड गैस भी लगाना हो, ठीक है, कि भाई कर्क रेखा जो है कहाँ कहाँ से जाती है, तो आप लगा पाओगे, है ना, एटलीस्ट उसमें कंफ्यूज तो नहीं होंगे। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले क्वेश्चन आया था कि कर्क रेखा कौन से वाले देश में से नहीं जाती, उसमें से एक ऑप्शन में ब्राजील दिया था जो इसका आंसर था। आपको पता है कर्क रेखा ऊपर में से जाती है, ठीक है, तो कर्क रेखा ब्राजील में से नहीं जाती, वो उसका आंसर था वहां पर में, ठीक है। तो मैक्सिको में से, बहामास में से, और अफ्रीका के काफी सारे कंट्रीज में से, और भारत में से भी जाती है, म्यांमार में से भी जाती है, बांग्लादेश में से भी जाती है, लेकिन पाकिस्तान में से नहीं जाती। ये यहां पर में है पाकिस्तान, ठीक है, ये यहां पर में है पाकिस्तान, इधर में। ओके, थोड़ा सा मैं जूम करके अगर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूं तो आप लोग देख पाओगे यहां पर में, ये और जूम कर देते हैं हम लोग, यहाँ देखिए आप लोग, ये हमारा प्यारा सा भारत, और इधर साइड में थोड़ा छोटा ये यूएई इधर में है, ये पाकिस्तान वाला जो पार्ट है ना इधर में, वहां से नहीं जाती, पाकिस्तान में से नहीं जाती, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑप्शन में से आप देख लोगे कि इंडिया में से जाती है, बांग्लादेश में से जाती है, म्यांमार में से भी जाती है। म्यांमार कहाँ पर में अगर किसी को ना पता हो तो मैं बता दूं, ये है म्यांमार, यहाँ पर में है बांग्लादेश, ठीक है, म्यांमार बांग्लादेश हमारे पड़ोसी, ठीक है, पाकिस्तान में से नहीं जाती है, चाइना में से भी जाती है, ये भी याद रख लेना है आप लोगों ने। ओके, तो 16 देशों में से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, अल्जेरिया, नाइजर, लीबिया, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, ताइवान, मेक्सिको, बहामास, मोरिटेनिया और माली, ये देशों में से जाती है, 16 देशों में से। तो कभी अगर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाए कि भाई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने देशों में से जाती है, तो 16 देशों में से जाती है, 16 कंट्रीज में से, ठीक है। उसमें से हमारा एक भारत देश भी है, पाकिस्तान में नहीं जाती, ठीक है। बोले पाकिस्तान में जाऊंगी जबरदस्ती, वहां आतंकवादी उतंकवादी लोग रहते, ठीक है, देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी डरती पाकिस्तान जाने से। चलो 1900 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स। मैं आप हर बच्चे से यहाँ पर मैं एक चीज कहूंगा,
एक बार दबा के शेयर मार देंगे हर एक बच्चा अपने अपने तरफ से। अभी हम लोग जो है अगले 2 मिनट के अंदर में, ठीक है, अगर हर बच्चे ने एक एक बार भी एक एक जगह पे भी शेयर कर दिया, 2 मिनट का समय, अब केवल 100 सेकंड का समय है, आप सभी लोग एक बार शेयर मार दीजिए ताकि 2000 का आंकड़ा पार हो जाए। ठीक है, सेशन को लाइक भी करते रहेंगे सभी लोग। नाउ फ्रेंड्स, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित था। इस्लामी शैली, देखो, पहला मकबरा, मकबरा मतलब जहां पर में किसी को दफनाया जाता है। मान लो कि ये राजू मर गया, ठीक है, अब राजू जो है ये मर गया नेहा के प्यार में, ठीक है, नेहा, उसके बाल बनाएंगे तभी समझ में आएगा नेहा है करके ये, ओके, ये नेहा, ओके, तो ये नेहा है, नेहा के प्यार में मर गया। अब नेहा जो है उसने शाहजहां से इंस्पायर होकर इसकी इसकी कब्र बनाई और इसको बढ़िया से एक जो है टाइप का भवन टाइप का भी बना दिया, तो ये हो जाएगा उसका मकबरा, राजू का मकबरा। ठीक है, अब मकबरा भी अलग अलग स्टाइल में बनाया जाता है। ठीक है, तो इस्लामिक शैली का जो मकबरा होता है उसमें क्या होता है, जो प्रवेश द्वार होता है ना, जैसा आर्च में होता है। एक प्रवेश द्वार तो ऐसा हो गया, ये दरवाजा, ठीक है, ठीक है, ये दरवाजा, और एक दरवाजा होता है आर्च टाइप का आपका, ये इस तरीके से आर्च बना हुआ होता है, ऐसा एंगुलर टाइप का, कर्व टाइप का बना हुआ होता है। ओके, तो ये कर्व टाइप का होता है। तो ये याद रखना है आप लोगों ने कि भाई इस तरीके से शुद्ध इस्लामिक शैली के अंदर में, मतलब कि ऐसा कर्व वगैरह बनाकर सारे के सारे जो बनाए गए थे ना, वो बनाया गया था। सबसे पहला मकबरा आपका बलबन का, बलबन का मकबरा था जो शुद्ध इस्लामिक शैली में बना था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है, याद रखना है आप लोगों ने। सर नेहा बहुत प्यारी दिख रही है बेटा, इस बिचारी फूलों की डाली पर, इस फूलों की डाली पर जिसने भी डाली बुरी नजर ही डाली। डोंट वरी नेहा, मैं तुम्हें, ठीक है, जाने दो, ठीक है, यहाँ पर मैं छुपा देता हूँ, चल, ठीक है। तो बलबन की जो है फ्रेंड मकबरा था, ये शुद्ध इस्लामिक शैली का मकबरा था जहां पर उसको दफनाया गया, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रू आर्च कंस्ट्रक्शन या फिर आर्च, आर्च मतलब ये इस तरीके से ऐसा आर्च वगैरह जो बनता है ना, वो इस्लामिक शैली का मकबरा, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में कहा लाई गई थी? घोड़े के नाल के आकार की मेहराब, ठीक है। अब देखो, घोड़े के नाल के आकार मतलब ये इस तरीके से, ये आर्च नहीं होता है, थोड़ा सा ऐसा आप देखोगे यहाँ पर में ऐसा होता है, इस तरीके से होता है, और यहाँ पर में एक हल्का सा और आर्च बना हुआ होता है। इसको घोड़े के नाल की आकार का बोला जाता है, घोड़े की नाल की आकार का। घोड़े का नाल मतलब, नाल क्या है, वो घोड़े का पैर होता है ना, जो घोड़े के तो पैर ही होते हैं, हाथ तो होते नहीं उसके, चार पैर में से उसके वो लोहे का बांध, लोहे का उसके ऊपर में लगा देते हैं, नाल ठोक देते हैं उसको तुड़ुक तुड़ुक ताकि वो भाग सके। ठीक है, तो घोड़े के नाल की आकार का जो है फ्रेंड्स जो बनाया गया था, वो बनाया गया अलाई दरवाजे में। पहले बार आपको मिलता है घोड़े की नाल का, ये अलाई दरवाजा है, ये दरवाजा है अलाई दरवाजा। और ये अलाई दरवाजा आपको मिलेगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में, दिल्ली की पहली मस्जिद, ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। उसका दक्षिण का साउथ वाला जो गेट है ना, साउथ गेट है ये, साउथ का गेट, दक्षिण वाला प्रवेश द्वार, ठीक है। तो उसके अंदर में इस तरीके से ये बनाया गया, अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था ये अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजे के अंदर में जो है फ्रेंड्स घोड़े के नाल के आकार का प्रवेश द्वार दिया गया है। तो एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछते हैं यार, ठीक है। ये देखो आप लोग, घोड़े की नाल के आकार का, भाई पता चले कि हाथी के आकार का कौन सा प्रवेश द्वार है, पता नहीं क्या क्या बनाकर चले गए हमारे जो है पुराने राजा लोग, और वो सब पढ़ना पड़ता आप लोगों को, है ना। कितने लोग एग्री करते हैं घोड़े के नाल के आकार का, भाई सीधा सीधा बना देता, चुपचाप से आने जाने का रास्ता तो था। घोड़े के नाल के आकार का मेहराब सर्वप्रथम कहा गया था अलाई दरवाजे में, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, दिल्ली में है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है ये। दादिन धिन्ना, ठीक है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? ठीक है, बताइए तबला किसने आविष्कार किया था? अब यार मेरे को तो पता ही नहीं था तबले का आविष्कार भी हुआ था करके, हम तो बस बचपन में स्कूल में बैठे बैठे बजाते रहते थे। अब हमको पता होता कि पहले यार ऐसा, मतलब ऐसा हो सकता तो पहले जन्म लेकर हम लोग खुद आविष्कार कर लेते तबले का। कितने लोग बजाते थे स्कूल के बेंच के ऊपर में बैठ के तबला, अभी भी बजाते ही होंगे बैठे बैठे, ठीक है। तो कव्वाली का और तबले का जो आविष्कार है, उसको करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है चचा अमीर खुसरो को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, अमीर खुसरो, तबले का आविष्कार किया था इन्होंने। ठीक है, तो अमीर खुसरो जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। कव्वाली का, और कव्वाली का भी आविष्कार इन्होंने ही किया था, कव्वाली, कव्वाली, कव्वाली सुनिए कभी आप लोगों ने, कव्वाली, ठीक है।
तो कव्वाली का और तबले का आविष्कार इन्होंने किया है। ओके, अमीर खुसरो ने। चलिए, तो एग्जामिनर कुछ भी क्वेश्चन पूछ रहा, तबले का आविष्कार किसने किया था, ये किसने किया था, वो किसने किया था, मेरे को तबले के बारे में नहीं पता था, तब भी बजा लेते थे अपन लोग तबला। ठीक है, चलिए गुड, बहुत बढ़िया। जितने भी लोगों का सही हुआ था हाथ ऊपर कर देंगे। 1846 लाइक्स हो चुके हैं। ठीक है, हम केवल और केवल जो है फ्रेंड्स 154 लाइक्स दूर है 2000 के टारगेट से, वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा अगर हर एक बच्चा जो अपना अपना योगदान देता रहेगा तो। नाउ फ्रेंड्स, प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक में दृश्यतीत है? बाप रे, इतनी खतरनाक हिंदी। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आसान पूछा था इन लोगों ने। ठीक है, यूपी पीसीएस वालों ने आसानी से पूछा था। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित था, मतलब मेहराबदार। ठीक है, इस तरीके से आर्च स्टाइल में। अब ये झारखंड वालों ने बहुत खतरनाक वाला क्वेश्चन पूछा, प्रथम वास्तविक मेहराब, वही प्रथम शुद्ध इस्लामिक स्टाइल मेहराब वाला स्टाइल जो है ना, वो उधर में ईरान इराक और जो अरब वाली स्टाइल जगह थे ना, वह आर्च टाइप के प्रवेश द्वार बनते थे। तो फर्स्ट ट्रू आर्च मतलब वही इस्लामिक परंपरा के अनुसार बने हुए प्रवेश द्वार वाला मेमोरियल या स्मारक या फिर मकबरा कहां पर में आपको देखने के लिए मिलता है? तो बलबन का मकबरा जो है वो उसमें देखने के लिए मिलता है आपको, बलबन के मकबरे के अंदर में। ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हो बिहारी ब्लॉग जी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ये समझ में आ गया, बलबन का जो मकबरा है, ये बलबन का मकबरा मिलेगा कहां पर में आप लोगों को? दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली के अंदर में अगर आप लोगों की इच्छा हो बलबन से मिलने की, कि बलबन की कब्र पे जाकर जो है बलबन को थोड़ा सा सुना कर आए कि भाई ये क्या करके गया यार तू, ठीक है, तुम लोग क्या कर गए, हमारे को इतना सारा पढ़ना पड़ रहा है, तो जा सकते हो दिल्ली में मकबरे में उसके जाके। चलिए, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार से निर्माण में योगदान नहीं दिया? कुतुब मीनार कहां पर में? कुतुब मीनार है दिल्ली में। ठीक है, अब कुतुब मीनार बनाते हैं हम लोग यहाँ पर में, मतलब ड्रॉ करते हैं यहाँ इस तरीके से। ठीक है, कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत की थी तुम्हारे मामा के लड़के कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पहला फ्लोर उसने बनाया, 4 फ्लोर बनाना था उसने। ठीक है, 4 फ्लोर का डिजाइन तैयार किया था कि 4 फ्लोर बनाएंगे करके अपन। ठीक है जी, 4 फ्लोर बनाएंगे बोले, कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसका बनाया, और उसे उसको पूरा कर पाता उससे पहले उसकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु भी कैसे हुई पता है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े पे से गिर के मृत्यु हो गई उसकी। घोड़ों पे खेल के हॉकी खेल रहा था घोड़े पे बैठ के, जिसको चौगन बोलते। मान लो ये घोड़ा है, ठीक है, ये देखो, ये घोड़ा, ये घोड़ा, ठीक है। अब इसके ऊपर में बैठा है तुम्हारा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसके हाथ में है डंडा, ये डंडा, ठीक है, और यहाँ पर में है एक गेंद, यहाँ पर में गेंद है। तो ये ऐसे डंडे से मारना पड़ता है, इसको चौगन बोलते, पोलो या चौगन इसको बोला जाता है, चौगन। अभी भाई ऐसी हरकतें करेगा, उसके ऊपर में खेलते खेलते टुकड़ुक टुकड़ुक मारते हुए जा रहा था, पटाख से गिरा सर केबल और मर गया। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो पहला ही माला कंप्लीट हो पाया था। अब बचे 3 माले, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3, सेकेंड थर्ड और फोर्थ। तो ये कंप्लीट करवाया इल्तुतमिश ने। ठीक है, किसने? उसका दामाद भी था और उसका गुलाम भी था। ठीक है, इल्तुतमिश, ठीक है, उसने कंप्लीट करवाया। हो गया, कुतुबुद्दीन ऐबक का भी योगदान हो गया, इल्तुतमिश का भी योगदान हो गया। अब फिरोज शाह तुगलक देखिए, वो जब था ना तो यहाँ पर में बिजली गिरी थी चौथे फ्लोर पे, तो उसने क्या किया, उसने चौथा फ्लोर के ऊपर में एक 5वां फ्लोर और चढ़ा दिया, इसकी मरम्मत कराई और 5वां फ्लोर भी चढ़ा दिया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो 5वां फ्लोर उसने एक्स्ट्रा बाद में करीब 150 साल बाद बनाया। ठीक है, कुतुब मीनार के अंदर में। तो 5वां फ्लोर चढ़ाने का श्रेय दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, तो यहां पर में कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, फिरोज शाह तुगलक भी हो गया। किसका योगदान नहीं था अब बताओ आप लोग? ठीक है, जल्दी से कमेंट कर देंगे किसका योगदान नहीं था इनमें से। ठीक है, तो इसके अंदर में जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है कि गयासुद्दीन तुगलक का योगदान नहीं था इसके अंदर में, जिसका नहीं था वो यहां पर में है। ओके, चलिए, तो ये आप लोगों का हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन आप लोगों का यहां पर में ये है कि आपको बताना है कि नागार्जुन सागर प्रोजेक्ट या नागार्जुन सागर डैम कौन से नदी पर बना हुआ है, जल्दी बताइए। जितने लोगों ने अब तक टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जो भी टीचिंग परीक्षा के साथ में केवीएस, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी टीआरई, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, नीचे में नंबर चल रहा है, उस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर दीजिए आप लोग। ठीक है, टीम आपकी मदद कर देंगी। ठीक है, और आप लोग अपने प्रीमियम कंटेंट के साथ में पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी दी जा रही है कोर्स के अंदर में, ताकि आप पढ़ाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी आपको प्रोवाइड कर दी गई है, एनसीईआरटी पर बेस्ड 10,000 क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिए गए हैं। एनसीईआरटी डू यू नोस प्रोवाइड किए गए हैं, मैप आपको प्रोवाइड किए गए, इमेज सेक्शन है,
बहुत सारी चीजें। और प्लस जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक आपकी वैलिडिटी रहेगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि 6 महीने 4 महीने नहीं, जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक आपका कोर्स वैलिड रहेगा, तो जो पहले ले लेगा उसका ज्यादा फायदा होगा। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, कृष्णा नदी के ऊपर में है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, कृष्णा नदी के ऊपर में आप लोगों का। तो ये नागार्जुन सागर डैम जो है ये याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ से कृष्णा नदी निकलती है महाराष्ट्र से, ठीक है। तो नागार्जुन सागर डैम आप लोगों का तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बॉर्डर पर है, नागार्जुन सागर डैम। ओके, कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी पे ऊपर में है। मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में बताया कि सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट कौन से नदी पर है, सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट करके आंसर करेंगे। भाखड़ा नांगल डैम जो है फ्रेंड्स ये यहाँ पर में आपको मिलेगा हिमाचल वाले साइड में, ठीक है। ये कौन से नदी पर है? टेहरी डैम उत्तराखंड में कौन से नदी के ऊपर में, जल्दी बताएंगे आप सभी, सभी लोग कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी से। केवल 16 लाइक्स दूर है हम लोग 2000 लाइक्स से, अब केवल 15 लाइक्स दूर है, ठीक है। कंटिन्यूअसली बच्चे सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते जा रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जिन्होंने भी योगदान दिया है, ठीक है। वो प्रॉपरली अपना जो है वो पे ऑफ कर रहे हैं इस क्लास के लिए, अपना योगदान दे रहे हैं, तो मतलब उनको याद भी रहेंगी सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों का भाखड़ा नांगल डैम सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट आपका चेनाब के ऊपर में, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। भाखड़ा नांगल जो है आप लोग मेरे बताने के पहले आप लोग लिख देंगे टेहरी, ठीक है, ये तिहार नहीं है, ये टेहरी है। टेहरी बांध जो है वो कौन से नदी के ऊपर में है? नागार्जुन सागर डैम आपको अभी कृष्णा नदी बता दिया मैंने, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि हीराकुंड डैम कौन से नदी के ऊपर में, रिवर, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। रिवर कौन सी रिवर है हीराकुंड डैम और कौन से राज्य के अंदर में, ठीक है। चंदन होगा वो सर उसके ऊपर में लीव पर, वो भी क्लास होंगे आपकी, ठीक है, सारी की सारी हो रही है। तो ये आप लोग जो है आंसर्स कर करके जो है फ्रेंड्स कमेंट के अंदर में मुझे बताते रहेंगे, ताकि जो भी पॉइंट है वो आप लोगों से मैं पूछ लूं। अब मुझे बताइए आप सभी लोग कि तबले का आविष्कार किसने किया था? तबला आज ही हम लोगों ने देखा है, तबला किसने आविष्कार किया था? उन्होंने ही कव्वाली का भी आविष्कार किया, ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए मुझे बताइए कि जो अक्षांश होते हैं आप लोगों के, ठीक है, अक्षांश, ठीक है। तो 1 डिग्री अक्षांश मतलब कितना किलोमीटर और कितना माइल्स, ये दोनों मुझे बता दीजिए आप लोग कमेंट करके, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। दोनों के दोनों बता देंगे आप लोग कमेंट करके, ताकि आप लोगों को याद हो जाए हमेशा हमेशा के लिए। ओके, चलिए इसके अलावा मुझे बताएंगे कि सबसे शुष्क ड्राइएस्ट ड्राइएस्ट डेजर्ट कौन सा है? डेजर्ट, ठीक है, ड्राइएस्ट डेजर्ट, सबसे शुष्क मरुस्थल, शुष्क, ठीक है, शुष्क मरुस्थल या रेगिस्तान जिसको आप लोग बोल सकते हो, ठीक है, ये कौन सा है और कहां पर में है? मरुस्थल या रेगिस्तान कौन सा है और कहां पर में, ये बताएंगे आप लोग कमेंट करके, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, ठीक है। इसके अलावा मुझे बताइए पद्मावत जो है वो किसने लिखी है? पद्मावत पुस्तक, पद्मावत, पद्मावत, पद्मावत जो पुस्तक है वो किसने लिखी है, ये आप बता दीजिएगा, देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं, ठीक है। कालिदास जी जो है, आपको बताना है कि कालिदास जी कौन सी भाषा में लिखते थे? कालिदास, ठीक है, कौन सी भाषा, लैंग्वेज में लिखते थे वो? लैंग्वेज में लिखते थे, कौन सी थी उनकी? ओके, चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी जल्दी से लाइक भी कर देंगे फ्रेंड्स, और कमेंट के अंदर में सभी लोग अगले 10 मिनट के अंदर में जितने भी बच्चे कमेंट के अंदर में आंसर करते रहेंगे, आंसर भी करते रहिएगा। कल 1 बजे मैं जो है आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट सेशंस हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के वो कराने वाला हूं, तो अगर आप लोग कल 1 बजे वाली क्लास में आना चाहते हो यूट्यूब के ऊपर में तो आ जाइएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेंगी, ठीक है। तो कल 1 बजे आप लोगों की बड़ी क्लास भी होने वाली है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, उसके लिए भी आप लोग आमंत्रित है, आप लोग सभी लोग आ जाइएगा। और जो लोग कोर्स में परचेस करके एनरोल होना चाहते हैं, नीचे में आपका नंबर चल रहा है 7611101101 9697888844, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग, ठीक है, ताकि आप लोग प्रीमियम कंटेंट के साथ में जुड़कर अपनी तैयारी और अच्छे से कर सके और सफलता हासिल कर सके, अपने अपने घर वालों के सपने पूरे कर सके। ओके, चलो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।